सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगर सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, रविवार है और सहज चर्चा का आयोजन 8 बजे होना होता है। और अभी मैंने आज के मुख्य अतिथि, आज के हमारे आदरणीय अतिथि को इनविटेशन भेज दिया है और दूसरी बार भेज रहा हूँ। पहले जुड़ नहीं पाए थे किसी कारण से, तो बीच में उन्होंने फ़ोन करके पूछा तो उनको मैंने रिप्लाई कर दिया है। डॉक्टर चरणजीत सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और अभी थोड़ी ही देर में गुरदीप सिंह जी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, तो कार्यक्रम का हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे, इसको संचालन करेंगे। ये कार्यक्रम YouTube के ऊपर भी उपलब्ध रहेगा। इस वाल पे तो आप लाइव देख ही रहे हैं और गुरदीप सिंह जी की वाल पे भी ये लाइव चल रहा है। और इसके साथ साथ आप डॉक्टर चरणजीत सिंह जी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी चरण सिंह जी, निवेदन है आपसे कि मैं गुरदीप जी को इनविटेशन भेज चुका हूँ, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कितनी देर में जुड़ते हैं। दिन में तो रिहर्सल में जुड़ी गए थे हमारे साथ। तो मैं बेनती कर रहा था आप लोगों से कि इस कार्यक्रम को आप YouTube पे भी मेरे देख सकते हैं, वाल पे तो आप देख ही रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी देख सकते हैं, कू ऐप पे भी देख सकते हैं, ट्विटर पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। सभी चैनलों पर ये उपलब्ध रहेगा। और फिलहाल लाइव 2 जगह उपलब्ध रहेगा, मेरी वाल पे और आदरणीय जो आमंत्रित हैं अतिथि इस कार्यक्रम के, गुरदीप सिंह जी सेहरा, उनकी वाल पे। ओम बरोड़ जी भी उपस्थित हो गए हैं, बुढ़ाक, और सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप गुरदीप सिंह जी से मेरा निवेदन है कि आप जुड़ें इस कार्यक्रम के साथ, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं और आगे कार्यक्रम को बढ़ा सकें। आपका ऊपर चित्र भी नज़र नहीं आ रहा, वो भी होता तो मैं आपको ऐड कर लेता। इनविटेशन मैंने आपको भेज दिया है और काफ़ी टाइम हमारा बीत रहा है। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं तो भी मैं आपको जोड़ दूंगा, जैसा कि दिन में रिहर्सल की थी हमने। और काफ़ी दर्शक जो हैं हमारे जुड़ते जा रहे हैं, और सभी से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका लाभ सब लोग उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें इसका फ़ायदा। न जाने हमारे आमंत्रित मेहमान की कौन सी बात किसको पसंद आ जाए और तरक्की के रास्ते खोल दे। बिल्कुल हो सकता है। अमर सिंह जी नायक भी उपस्थित हो गए हैं। धीरे धीरे हमारे काफ़ी दोस्त जो हैं जुड़ते जा रहे हैं, और सभी से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जो मित्रगण हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे बहुत सारे साथी जुड़ते जा रहे हैं, और आज के आमंत्रित मेहमान अभी तक नहीं जुड़ पा रहे, नज़र नहीं आ रहे हैं मेरे को। अभी उनका फ़ोन भी बीच में आया था, तो मैंने कहा था आप जुड़िए, वो शायद इंतज़ार ही कर रहे थे। मैंने कहा 5 मिनट तो हमारे जा चुके थे तब तक। तो अब दोबारा जुड़िए सर जी, आप अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे को देख पा रहे हैं। हाँ जी, अब आपकी फ़ोटो नज़र आई है मेरे को, और मैं अब आपको जोड़ता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बहुत अच्छी आवाज आ रही है, फोटो भी सही आ रही है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू जी। कार्यक्रम शुरू करें, आज्ञा हो तो। अरे जनाब, बिल्कुल शुरू करें। सर, जैसा कि मालूम है हुआ कि आप कई टीवी चैनल में कार्यक्रम प्रमुख रहे, तो मेरे को बचपन की एक बात याद आ गई सर जी। जब टीवी शुरू हुए थे, कहीं कहीं कोई किसी किसी घर में टीवी हुआ करता था,
उस टाइम की बात याद आ गई। वो ये थी कि एंटीना ऊपर लगता था, वहां से तार टीवी तक पहुंचती थी। और फिर चैनल पकड़ते थे। चैनल भी एक दो ही होते थे, ज्यादा तो नहीं होते थे, लेकिन जी वो हाँ, भी बिल्कुल। पकड़ना बड़ा मुसीबत थी। उसको भी क्या है कि एक जना तो उसको घुमाता था। हम्म और नीचे आवाज लगाता था, हाँ भाई बाएं दाएं बाएं दाएं। तब जाकर हाँ हाँ, 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 अब फोटो आने लगी, अब नीचे आ जा भाई, तब पिक्चर उसमें नजर आती थी। तो ये पुरानी बातें याद आ गई। तो आपने तो ये जरूर देखे होंगे, तो मैं थोड़ा सा परिचय आपका करवा दूं। आप हैं चेहरा उदित सिंह जी। आप कई टीवी चैनलों में प्रोग्राम हेड का काम कर चुके हैं। और आगे क्या क्या हो रहा है वो सारी बात करने के लिए आज हमने इनको तकलीफ दी है। और आप हमारे निमंत्रण पर पहुंचे, आपका हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से भी। और मेरे जितने भी दर्शक हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं दुनिया भर में, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। और अब बात यह है कि क्या आपने भी वो दिन देखे हैं एंटीना घुमाने वाले? और उसके बाद फिर आप टीवी के प्रमुख तक भी पहुंचे हैं, तो ये क्या हिसाब किताब मजेदार रहा होगा आपका तो। देखिए, जाहिर है हम भी तभी की पौध हैं जबकि आप ये बात कर रहे हैं। एक मिनट, मैं माफी चाहता हूं। जरा क्या है, जरा आवाज की क्लियरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। जी हाँ जी जी। जी जी जी। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था कि हम भी तभी की पौध हैं। क्या था कि वो जमाना कुछ, हालांकि हर पीढ़ी का अपना एक जमाना होता है, ऐसे भी हमारा भी एक वो जमाना था, हम भी याद करते हैं उन चीजों को। एक मैं तब की बात कर रहा हूँ कि जब टीवी नए नए आए थे। जी हाँ। बहुत कम लोगों के यहाँ, मुझे याद है कि हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर लगभग मैं जाया करता था। छोटा सा था, शायद 8-9 साल का रहा होऊंगा। और अच्छा जी। मतलब एक सड़क पर एक घर था, हम्म। और उस घर की बाहर खिड़की थी, खिड़की जाली में से इतनी भीड़ देखा करती थी अंदर टीवी में क्या चल रहा है। और उन्हीं के बीच में से मतलब भीड़ में घुसकर, इवन मेरा मेरी आंखें भी जाली तक नहीं पहुंचती थी, खिड़की तक नहीं पहुंचती, तो ईंटें लगा के मतलब घुस अच्छा। जाते थे और देखते थे। और थोड़ा सा भी टीवी देख लेते थे। कभी कोई वैसे प्रोग्राम आ रहा होता था या फिल्म भी आ रही होती थी, जी जी। तो हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन तक हैंग ओवर ही नहीं उतरता था उसका कि हमने ये देखा। और बाद में चलो टीवी लोगों के घरों में आने शुरू हो गए, मोहल्ले में आए, फिर हमारे अपने घर भी आया। तो वो जमाना था कि मतलब हम में से कोई ना कोई, क्योंकि बच्चे थे ना, हम में से कोई ना कोई ऊपर एंटीना पर ही टंगा रहता था। नीचे से जी आवाज, जी। अबे हुआ ठीक के नहीं, नहीं हुआ, चल लगा रहा, अभी इधर कर, अभी उधर कर। तो करते करते उसी में दिन बीत जाता था, उसी में टाइम बीत जाता था। तो ये दिन तो खैर ठीक है। आज जमाना दूसरा है, आज तो सब कुछ हाथ में है, टिप्स पर है, रिमोट पर है। तो जी जी एक जी। अपना अपना मजा होता है उस बात का भी। खैर। तो आपके सामने भी ये एक बड़ा अ, अनुभव रहा होगा, बड़ा सुंदर। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी मिलता जुलता सा रहा। रेडियो के तो शौकीन थे जी ही, जी। कई रेडियो चैनल सुना करते थे। और मामा जी ने मेरे को रेडियो दिया था 9th क्लास में कि बेटा ये सुना कर। वो कोई अच्छा। घर का रेडियो था, कहता बहुत अच्छा है ये। मैं कहा चलो ठीक है मामा जी, पढ़ेंगे देखेंगे सुनेंगे, तो बड़ा अच्छा लगता था। और कमेंट्री वगैरह तो समझ में नहीं आते थे, हाँ न्यूज की जरूरत थी क्योंकि पढ़ रहे थे तो चलता रहता था। तो अब मेरे को क्या पता था कि भी मैंने सारी उम्र रेडियो में ही नौकरी करनी है, कभी सोचा भी नहीं था बिल्कुल बिल्कुल।
इसी तरीके की आपके साथ भी कुछ विचारधारा जुड़ गई होगी कुछ ना कुछ। नहीं, देखिए ऐसा था कि मैं टेलीविजन देखता था उस वक्त भी। और कुछ अरसे बाद हमारे यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर था, उसमें कम्युनिटी सेंटर की तरफ से एक टीवी उसमें लाया गया था, सरकार की तरफ से था। तो वो लोग क्या जी जी। करते थे, कम्युनिटी सेंटर की छत पर, मतलब उन्होंने छत की जो ग्रिल होती है उसमें से काट के जगह तो वहां टीवी फिट कर देते थे। शाम को अंधेरा जब हो जाता था तो चित्रहार आता था जी। उन दिनों। हफ्ते में 2 दिन चित्रहार आता था, तो चित्रहार देखने के लिए उस कम्युनिटी सेंटर का जो मतलब ग्राउंड था, उस ग्राउंड में सैकड़ों की भीड़ जमा होती थी। और यूं ऊपर सिर करके मतलब टेलीविजन देखने और खूब आनंद लेते थे लोग उस बात का। जी तो जी। गाने सुन सुनकर मेरे अंदर गाने का शौक जागा। और मुझे लगता है कि शौक मेरे अंदर ही था, मेरी चीज अंदर थी, उसने हवा दी उन गानों ने। हम्म। और मैं आपको सच बताऊं, बिना का गीत माला या रेडियो सैलून से जो भी आते थी चीजें, रेडियो सैलून ज्यादा लोग सुनते थे, तो वो गाने सुन सुन कर ना, आप आप यकीन मानिए कि मैं बिल्कुल, कहते हैं ना, गायक की सांस के साथ सांस मिला के मतलब मैं गाता था, इतना परफेक्शन था उस वक्त। और अच्छा। इतनी मुझे आवाजों की पहचान थी कि कौन ये सिंगर है, आ, ये कौन सिंगर है। आपको सच बताऊं, एक बार मेरे अपने पिताजी से मेरी शर्त लग गई। एक गाना आ रहा था उन दिनों में, पहली नजर फिल्म का गाना था, जो मुकेश साहब ने गाया था मोतीलाल जी के लिए। जी। तो अब वो गाना मुकेश जी का, मतलब शुरुआती दिनों के गाने थे। हालांकि मुकेश जी ने पहले भी गाने गाए थे, लेकिन वो गाना पहला था उनका जो मशहूर हुआ। और वो हमेशा के एल सहगल साहब के स्टाइल में गाते थे। वैसे सभी जी बड़े सिंगर्स ने के एल सहगल साहब को ही फॉलो किया शुरू शुरू में, उन्हीं के स्टाइल में गाया। जी। तो जी। मेरे पिताजी कहने लगे, वाह वाह यार, सहगल ने की गाया, सहगल ने पंजाबी च गया की गाया, मजा आ गया। तो मैंने कहा, नहीं जी, सहगल साहब ने नहीं गाया, ये मुकेश जी ने गाया। ओ नहीं नहीं, तेन ज्यादा पता है। मैं कहा, जी मैंने पता हम्म। है। तो शर्त लग गई। तो वो मैंने जिंदगी में पहली शर्त भी जीती थी अपने पिताजी जी से। तो जी। इतना एक मोहम्मद रफी साहब का एक जब वो अपने, खैर वो तो शुरू से ही उरूज पे ही रहे। जी जी। तो उन दिनों में एक गाना आया, जो अनवर, एक गायक हैं अनवर, उन्होंने जी हाँ। गाया था, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। तो मैंने वो हम्म। बहुत शर्तें जीती उस गाने को लेकर, क्योंकि लोग कहते थे ये रफी साहब का गाया हुआ है। तो मैं कहता हम्म। था नहीं। अब हालांकि मैंने भी जब पहली बार सुना तो मुझे भी लगा यार रफी साहब ने गाया। लेकिन जब वो अनवर तान छेड़ता था ना, जी। मतलब एक आलाप लेता था, तो वहां पर पता चल जाता है कि ये रफी साहब नहीं हम्म। हो सकता। तो हम्म। मैंने बहुत, तो इसलिए मतलब मुझे भी गाने का बड़ा वो शौक पैदा हुआ और मैं खूब गाता रहा। मैंने स्टेजों पे गाया। सन 1985 में दिल्ली की पहली बार तो मैंने 30 सिंगर्स में से फर्स्ट प्राइज लिया, पहली बार ही स्टेज पर गाकर। तब हम लोग के जो पूरी टीम थी, हम लोग सीरियल के, वो लोग हम्म। काफी सम्मानित होते थे, उनको बुलाया जाता था। तो हमारे प्रोग्राम में भी उनको बुलाया गया, तो उन्होंने मुझे वो ट्रॉफी, फर्स्ट प्राइज की और कैश प्राइज दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम्म। तो इस तरह मेरा गायकी का सफर शुरू हुआ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद मैं जी। कई प्रोग्राम करता रहा, फिर दिल्ली पंजाबी एकेडमी से जुड़ गया। पंजाबी एकेडमी, उन्होंने मुझे पहला ही प्रोग्राम दिया शिव कुमार बटालवी की याद में। वहाँ बड़े बड़े सिंगर थे जिनके साथ पहली बार मैंने गाया। तो उसके बाद जी। शुरू हो गया। और उसके बाद हंसराज हंस, अशोक मस्ती, भूपिंदर चावला, इन सबके साथ मिलकर मैं स्टेज भी साझा किया करता था। हम एक स्टेज पर गाते भी थे। तो जी। इस तरह ये अपना सफर शुरू हुआ। और सन 1986 के आखिर में ही
पंजाबी एकेडमी की तरफ से ही मैंने एक नाटक किया, जिसमें डायरेक्टर साहब, हमारे जो मेरे पहले डायरेक्टर थे श्री दलजीत सचदेवा जी, तो उनको मैंने असिस्ट किया, तो वो मेरे पहले उस्ताद भी हैं। तो उन एक छोटा सा रोल भी किया था, लेकिन मैं रोल को इतनी अहमियत नहीं देता, मैं डायरेक्शन की अहमियत देता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे डायरेक्शन सीखा। तो अगले साल मैंने खुद ड्रामा डायरेक्ट किया और उसको काफी वाहवाही मिली, और उसके बाद मेरा नाटकों का सफर शुरू हो गया और गायकी बीच में ही छूट गई। तो इस तरह मैं नाटकों का सफर बस चलता रहा। सन 1987 में ही मैंने एक टेलीविजन सीरियल किया फर्स्ट टाइम। गुरशरण पाजी, जो पंजाब के बाबा भोड़ कहलाते हैं, बरगद कहलाते हैं पंजाब का थिएटर का, और उनके साथ मेरा काफी रहा साथ उनका, और उनके डायरेक्शन में मैंने ये सीरियल भी किया। उसके बाद काफी सालों तक मैंने कोई टीवी मीडिया के लिए काम नहीं किया फिर, लेकिन थिएटर जो है वो चलता रहा। आज भी थिएटर कर रहा हूँ, अभी भी मैं एक नाटक कर रहा हूँ, लेकिन खैर नाटक में मतलब मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, मेरे असिस्टेंट हैं कुलविंदर कौर। नाटक वो डायरेक्ट कर रही हैं, मैं तो सिर्फ थोड़ी देख रेख करने के लिए चला जाता हूँ। खैर, तो कहने का मतलब नाटकों से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। तो और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तब दूरदर्शन ही हुआ करता था ज्यादा, तो 94 से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, और कुछ एक सीरियल्स में, मेरा ख्याल 16-17 सीरियल होंगे शायद, जिसमें मैंने एक्टिंग भी की। और इन्हीं में से कुछ सीरियल थे जिनमें मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया, फिर चीफ असिस्टेंट, फिर एसोसिएट डायरेक्टर, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन भी किया मैंने, और कुछ सीरियल मैंने लिखे भी। हालांकि दूरदर्शन के कामों में आपका नाम नहीं आता अगर आप लिख रहे हैं या डायरेक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम जाता है जिनकी फाइलें अंदर जमा हो जाती हैं, नाम उनका जाता है, और फाइलें उनके नाम की जमा होते थे जो नामवर लोग थे। तो इसलिए नाम मिला नहीं मिला हमें कोई, मैं इस बात को नहीं देखता। हम तो अपने काम को देखते कि हमने काम क्या सीखा, और काम मैंने बहुत काम होता सीखा। है ना, तो फिर तो नाम अपने आप हो ही जाता है। और जी गुरदीप सिंह जी अभी हमें जो नजर आ रहे हैं, अभी देख रहे हैं आपको, जी डॉक्टर चरणजीत सिंह जी जिसे देख रहे हैं आपको, ये तो शुरू से जी ही जी आपके आने से पहले ही जुड़ गए थे हमारे साथ। और सऊदी अरब से हनीफ खां देख रहे हैं। और क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी वर्क नहीं कर रहा, मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं सारे नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा। और हनीफ खान इस साहब को तरह मेरा आदाब अर्ज है। विनोद खोट जी देख रहे हैं, ऊपर विनोद जी जिनकी, नमस्कार। हाँ जी, उनकी जो सामने आ रही है, तो उनका उसके हिसाब से मैं नाम बोल रहा हूँ। और कमेंट मेरे को नजर नहीं आ रही है, बीच में कुछ और ही चालू हो गया इसके अंदर, इसलिए मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो जी इसके बाद आपका ये जो है डगमगाता हुआ सफर चला। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं डॉक्टर चरणजीत सिंह वीर जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर चरणजीत सिंह वीर जी से मेरा संपर्क 1986-87 से ही है। जबकि मैंने अपना करियर शुरू किया था, तभी से है, तभी से वो मेरा सहयोग करते आ रहे हैं, और आज भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। उनको भी सत श्री अकाल। अच्छा, जी। रहने की बात जहां तक, मेरे जो पेरेंट्स थे वो आए थे पोठोहार से, रावलपिंडी के आगे पोठोहार है पाकिस्तान। जी। तो जब बंटवारा हुआ तो वो इधर आ गए थे, तो तब से हम लोग दिल्ली में ही रह रहे हैं। हालांकि मेरा जन्म तो अंबाला में हुआ, अंबाला पंजाब में हुआ, लेकिन 6 महीने का था जब मैं दिल्ली आ गया, हम लोग दिल्ली आ गए। तो मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हुआ हूँ, यही मेरी शिक्षा तो दीक्षा वहाँ जो भी खेती है। बाड़ी का काम था? हाँ जी। खेती बाड़ी का काम था? नहीं जी नहीं, अब मेरे पेरेंट्स वहाँ क्या करते थे ये तो मुझे इतना नहीं अब इल्म इस बात का। अच्छा। आ,
लेकिन अभी बीच में चर्चा चल रही थी गुरदीप सिंह जी की, और अचानक डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और थोड़ी देर में आप जुड़िए हमारे साथ फिर से, जैसे पहले जुड़े थे। अभी सुंदरपाल सिंह भाटिया, ये हमें देख रहे हैं सुरे, ब्रिटिश कोलंबिया से देख रहे हैं हमें। मैं दोबारा ऐड कर देता हूं आपको। अभी मैंने दोबारा आपको इनवाइट किया था, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप दोबारा जुड़िए गुरदीप सिंह जी। जी, अभी मैं आपको ऐड कर लेता हूं दोबारा। जी, माफी चाहता हूँ, ये टेक्निकली बीच में हो जाती गड़बड़ तो क्या करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होती तो है। मेरे, और हाँ जी, मेरे मैं पेरेंट्स। एक दूर से एक मैसेज आया है सर, जी जी। दूर से आया है, थोड़ी थोड़ी सी दूर से आया है। सुरे, ब्रिटिश कोलंबिया अच्छा। से, अच्छा। थोड़ी सी दूर है, हमारे से ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल। इस वक्त तो हम्म, बिल्कुल भी दूर नहीं होगे ना। हाँ जी, बिल्कुल दूर नहीं है, आमने सामने है। जी जी। सुरे, ब्रिटिश कोलंबिया से, सुंदरपाल सिंह भाटिया हमें देख ओह। रहे हैं, और आपको सत श्री अकाल भी बोल रहे हैं। पाटिया साहब, सत श्री अकाल, नमस्कार। जी, तो मैं बता रहा था कि हमारे जो पेरेंट्स तो वहां से आए थे, लेकिन यहाँ फिर यहाँ आके उन्होंने तरह तरह के काम किए। जैसे कि आपको पता ही है कि जो वहां से विस्थापित आए थे, उन्होंने मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं, कोई शर्म नहीं की, और अपने मेहनत के बल पर वो ऊपर उठते गए। और पंजाबी कौम है ना, जी, तो जी, जाहिर सी बात है। तो अपने दम पर उठते गए, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अपने पैरों पे खड़ा जी, किया। तो इस तरह मेरा भी अब मैं खुद अ, आपको अपना सफर बता रहा था कि 96 में फिर मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, फीचर फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए दिल्ली से कास्टिंग करनी है। तो सहरा, आप मेरी मदद करो। मेरा दोस्त थे वो उस फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर थे, और फिल्म थी अ, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह स्टारर, सरफरोश। तो मेरे अच्छा जी, दोस्त पथिक पथिक थे। तो जी, पथिक जी, कहने जी, लगे, जॉन जॉन मैथ्यू डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, तो कास्टिंग करनी है, तो मेरा साथ दो। मैंने उनका साथ दिया, कास्ट किए हमने यहाँ से लोग, दिल्ली से। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में शूटिंग होगी 96, 3 जनवरी 96 से शुरू होगी। लेकिन मैंने नहीं पूछा कि मेरे लिए क्या काम है, मेरी आदत नहीं है ऐसा पूछना। वो भी अच्छा, कास्ट किया, सबसे बातचीत की, और 4-5 दिन बाद वो भी उड़नछू हो गए मुंबई। हम्म, लेकिन मैंने नहीं पूछा उनसे कि मेरे लिए क्या काम है यार।
क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर मैं इस आदमी का दोस्त हूं, अगर ये दोस्त मुझे मानता है और दोस्त मानते हुए मुझे ये काम नहीं दे रहा, इसको पता है कि मुझे भी काम चाहिए और वो ये काम नहीं दे रहा, तो इसके दो मतलब हैं कि या तो मेरे लायक कोई काम नहीं है इसके पास, या फिर ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। तो काम नहीं है तो भी वो काम क्यों देगा मुझे, और अच्छा दोस्त नहीं है तो फिर फायदा ही क्या है कहने का। तो जी इसलिए जी। मैंने नहीं कहा। लेकिन हैरानी तब हुई जब वो 31 दिसंबर 95 को वो दिल्ली में आ गए और वो मुझे पथिक ढूंढ रहा था। अरे सेरा कहाँ अच्छा। हो, मैं मिल गया बाई चांस उन्हें। कहाँ हो, मैंने कहा यही हूँ। कह रहे कि आप फिल्म करेंगे। मैंने कहा फिल्म कौन नहीं करना चाहेगा फिर, क्योंकि फिल्म में आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है, पैसे अच्छे मिलते हैं और काम सीखने का आपको मौका बहुत अच्छा मिलता है। और फिर ये मल्टी स्टारर फिल्म है, जाहिर सी बात है आमिर खान, नसीर और ऐसे कलाकार हैं। तो खैर मैंने फिर उस फिल्म को लिया और असिस्टेंट डायरेक्टर उसका बना। तो मुझे ये जी। सौभाग्य भी मिला है। हालांकि उसके बहुत बाद बढ़िया। डायरेक्टर साहब से मेरी मुलाकातें होती रही, उन्होंने दूसरी फिल्म भी बनानी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि बॉम्बे आ जाओ, लेकिन मेरी पारिवारिक स्थितियां कुछ ऐसी थी कि मैं जा नहीं सकता था अपने घर बार छोड़कर। क्योंकि एक दो दिन के लिए जाना हो, हफ्ते भर के लिए भी जाना हो तो सोचा जा सकता, पर ज्यादा नहीं जाया जा सकता था। तो मैं इस तरह जा नहीं सका। खैर ये मेरा फिल्मी सफर था। उसके बाद 2005 में मुझे जी पंजाबी और ईटीसी पंजाबी चैनल में प्रोड्यूसर बनने का मौका मिला। मैं प्रोड्यूसर बना और डिपार्टमेंट हेड बना, और मतलब जो धार्मिक डिपार्टमेंट था उसका हेड बना। क्योंकि उसमें मेरी ड्यूटी थी कि एक भी फ्रेम जो है वो मर्यादा के उल्ट ना जाए। आपको पता है सिखिज्म में मर्यादा बहुत बड़ी चीज है कि बिल्कुल। ये चीज चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। तो उसका इतना ज्ञान तो नहीं था मुझे, लेकिन उन्होंने जो भार मुझे सौंप दिया उसके लिए मुझे काफी पढ़ना लिखना पड़ा और रिसर्च करनी पड़ी। तो बेसिक नॉलेज तो खैर आ गई, लेकिन ज्ञान तो अभी तक नहीं आया। तो इस तरह फिर मैं उस काम में लग गया। फिर 2007 में पीटीसी चैनल हम लोगों ने बनाया। मैं फिर उसमें भी वही ड्यूटी निभाता रहा। जी। और 2012 31 दिसंबर तक मैंने वहां काम किया और मैंने सीरियल बनाए पीटीसी के लिए। दो सीरियल बनाए। एक गुरु ग्रंथ साहब का सहज पाठ, हम लोग वो सीरियल बनाया। वो हिमाचल प्रदेश का बड़ू साहब गुरुद्वारा है, उनके बच्चों के साथ मिलकर सहज पाठ, यानी कि रोज पाठ करना है आराम आराम से, ताकि लोगों को समझ आए, हमें अपने आप को भी ज्ञान हो हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ और जी बिल्कुल। उसके 352 एपिसोड बनाए हमने, डेली सोप था वो। तो मुझे अच्छा। इस बात का फख्र है कि मैंने, तब मेरी बड़ी बेटी भी मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी, तो वो भी बहुत मेहनत करती थी इस काम में। मैं इतना धार्मिक बंदा तो नहीं था, लेकिन वो बड़ी धार्मिक थी और उसने काफी मेरा साथ दिया। फिर उसके बाद हमने वही सहज पाठ को 1009 एपिसोड में तब्दील किया। सॉरी। वो ठीक। 1009 एपिसोड थे कि पाठ तो हम सहज ही कर रहे हैं, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो राग, क्योंकि पूरा गुरु ग्रंथ साहब जो है 31 रागों में लिखा हुआ है गुरु जी। साहबान ने। तो 31 राग जो थे सॉरी। जी। हमारे यहाँ, जो राग गाते हैं ना, गुरबानी गाते हैं, तो वो ओरिजिनल रागों में नहीं गाते हैं, लेकिन वो हमने ओरिजिनल रागों में मतलब गाया था। और वाकई धन्य है वो बड़ू साहब के बच्चे जिन्होंने ये गाया था। तो उसके 1009 एपिसोड बने थे। तो इसका भी मुझे सौभाग्य मिला। और कई डॉक्यूमेंट्रीज मैंने अपने चैनल में बनाई और कहीं फिलर्स बनाए, बहुत कुछ किया। तो हम्म। 2012 की 31 दिसंबर को मैंने वहां से रिजाइन किया और उसके बाद टाइम टीवी में मैं प्रोग्रामिंग हेड बना चैनल का। खूब मौज हुई, अच्छा पोजीशन, अच्छी सैलरी, सब कुछ।
विदेशों में घूमना। फिर मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि वो पंजाबी चैनल था, तो प्रोग्राम था कि जो हिंदुस्तान से बाहर पंजाबी गए हैं ना, उनके जी। इंटरव्यू करने। वो जो वाह। गए थे, मतलब खाली हाथ गए थे, यहाँ से लेबर क्लास गए थे, लेकिन आज वो वहां पे बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अपनी मेहनत सदका, अपने दम, अपने जबान के दम पर, अपने दिमाग के दम पर, अपने बाजुओं के दम पर बहुत कुछ हासिल कर सके, यहाँ तक कि मिलीनियर बिलीनियर तक बन गए। तो उनको जी। मैं इंटरव्यू करता था, तो उसके भी 52 एपिसोड लगभग आए और लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि लोग उससे इंस्पिरेशन लेते थे कि ये आदमी ने इतनी मेहनत की तो इसके पीछे क्या राज थे। तो बहुत अच्छा जी। सीरियल था। खैर वो भी 1 साल चला काम। हम्म। घर में कुछ और ऐसी दिक्कतें हो परिवार गई के थी कि बारे मुझे तब में, छोड़ना पड़ा। परिवार के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, यहाँ से मैंने खत्म किया तो यहीं से परिवार की भी बात शुरू होती है। मेरी माताजी को पैरालिटिक अटैक हो गया था। वो नौकरी छोड़ के मुझे घर बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी देख रेख करनी थी, उनकी सेवा करनी थी। बच्चे तब ठीक थे, सियाने तो थे, लेकिन पढ़ लिख रहे थे, तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती। और वैसे भी किसी बीमार को देखने की उनमें वो नहीं थी, इतने शौर नहीं था उनके पास कि किसी बीमार की वो कैसे सेवा कर सकते हैं या उनकी देख रेख। तो वो मुझे एक्सपीरियंस था। तो इसलिए मुझे, हालांकि मेरे को लोगों ने कहा भी कि आप इतनी बड़ी नौकरी करते हो, किसी मेड को रख लो माता जी की सेवा के लिए, लेकिन मेड कहाँ काम करते हैं, मतलब 24 घंटे कौन देख रेख करेगा। और जिस भाव से मैं अपनी माँ की सेवा कर सकता हूँ, दूसरा कौन करेगा। मैंने कहा नहीं, नौकरी तो मैं बिल्कुल। फिर भी कर लूंगा। तो इसलिए माता जी की सेवा में लगे रहे। माता जी, वही 3.5 साल लगे। इसी बीच पिताजी बीमार हुए। पिताजी को एडमिट करवाया, वो महीना भर एडमिट रहे आईसीयू में, लेकिन 4 सितंबर 2016 को उनका इंतकाल हो गया। और देखो, क्या कहें, मतलब वक्त का बेरहम जो एक हथौड़ा होता है, कई बार पड़ता है। जी। हाँ जी। हालांकि हम बेकसूर थे। पिताजी 4 सितंबर को गए और 21 दिन बाद मेरी धर्मपत्नी, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गई अचानक। उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। और पूरा 1 साल बाद माता जी भी 28 सितंबर को इस दुनिया से चले गए। तो घर में बहुत खालीपन सा आ गया था। और मैं आपको बताऊं, मैं हम्म। तो क्लीन शेव था। अच्छा। बिल्कुल क्लीन शेव था मैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये हालात पैदा होते हैं तो मन में आपके बैराग पैदा होता है। तो उस बैराग ने मुझे बस, उस बैराग में आपको क्या बताऊं, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ बदल। गए। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अब मुझे, मतलब अब यही रूप में जाना है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था कि इन दिनों खालसा जो है, उसका एक अलग रूप है। वो दुनिया में नाम कमा रहा है, क्योंकि वो दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे रवि सिंह खालसा हैं। आपको पता है सीरिया के, जहाँ इतनी भयानक लड़ाइयाँ चल रही हैं, अफगानिस्तान या टर्की में, उनकी टीमें लगी हुई हैं, बांट रहे हैं। यहाँ भारत में भी कई कई बार भूकंप आया या जलजला कोई भी किसी तरीके का आया, तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं। तो बिल्कुल। एक जो, एक सरदार का जो, एक सिख का जो एक इमेज बन रही थी, मैं भी उस इमेज से बहुत प्रभावित था। तो मैंने भी जी। सोचा कि मैं भी ऐसा करूंगा। हालांकि मेरी शारीरिक क्षमताएं कुछ इतनी ऐसी नहीं थी कि मैं वहां जा पाया, लेकिन मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूँ कि मैं उनकी टीम के साथ जुड़ूं और इसी तरह सेवा में लगा रहूं। तो ये, मतलब मेरी सोच थी। आपके जो भी मित्रगण जुड़े इस सारे जिंदगी के सफर में, जो जिसमें काफी उतार चढ़ाव चलते रहे आपके, तो उनमें से कितने लोग आपके सहयोग से बुस्ट हुए, या आपके जीवन में बुस्ट करने वाले, संभालने वाले, उनका नाम तो जरूर आना चाहिए ना?
देखिए, मेरा जो करियर है वो आज जो भी है, आज भी मैं कुछ फिल्मों में काम कर रहा हूँ। मेरा सीरियल भी ऑन एयर है, आप लोग देख सकते हैं पीटीसी पंजाबी पे। मिर्जा साहिबा दी हेट स्टोरी, ये मतलब सीरियल आ रहा है जिसमें मैंने एमएलए मनिंदर सिंह का रोल किया है, जो जिसके घर की कहानी है सारी। तो एक अहम अच्छा। रोल है इसमें। और उसके मेरा ख्याल 25 एक एपिसोड, 25-26 एपिसोड शायद हो चुके हैं। 52 एपिसोड का ये सीरियल है। तो एक बहुत अच्छा सीरियल है, अहम रोल है उसमें, आप देख सकते हैं। तो अभी 2 फिल्में आने वाली हैं, जैसे एक सेक्टर 36 है, बॉलीवुड की फिल्म है, जिसमें बॉलीवुड के मजे हुए कलाकार हैं, नेशनल अवार्डेड हैं उसमें। और एक और कंगना रनौत बना रही है इमरजेंसी, उसमें मैं सरदार स्वरण सिंह का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त। तो और भी फिल्मों के जी। ऑफर्स आए थे, लेकिन अभी मैं नहीं ले रहा। अभी मन चार सा थोड़ा हो गया है, विचलित है। विचलित है। नहीं, मतलब ये काम करते रहेंगे तो थोड़ा विचलन भी थोड़ी कम होती है, और आपकी प्रतिभा जो है लोगों तक जाएगी तो थोड़ा मन भी, कहते हैं ना कि थोड़ा मन नहीं, और होता है ना। सच बताऊं तो अब मन विचलित नहीं, अब मन दूसरी तरफ लग गया। देख, ये चकाचौंध अब मुझे रास नहीं आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, मतलब सहज। एक किसी अनजाने मतलब जगह पे चला जाऊं, मतलब जहाँ कोई देखने सुनने वाला ना हो, डिस्टर्ब करने वाला ना हो। मैं अपने आप में अभी जीना चाहता हूँ। इस जी जी जी। इस दुनिया से नफरत तो नहीं है, खैर मैं ये नहीं कह सकता नफरत, क्योंकि कुछ अपने लोगों ने इस तरह चोट पहुंचाई है अभी कि मन टूट सा गया है। नफरत तो नहीं हाँ है तो मुझे इनसे, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है, मैं खुद भी अभी भी मानता हूँ और हमेशा मानता रहूंगा, चाहे मेरा दिल कितना भी टूट जाए। पर तो यही मतलब इस से दुनिया गुरदीप से सिंह दूर जाना जी। चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक एक सादी सी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अब मैं जी ये जी जी चकाचौंध जी से दूर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई जी काम नहीं ले रहा। मैंने अभी 2 काम वापस भी कर दिए। जी। तो तो खैर, अब तो आगे की बात। बात कर रहे थे जी आप कि मेरे लाइफ में कौन, मैं मेरे जो करियर की शुरुआत हुई, आज मैं जो फिल्में कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो या इतना थिएटर किया है। देखिए, इस दुनिया में कोई कहे कि मैं सेल्फ मेड हूँ तो ये बिल्कुल बेमानी बात है। सेल्फ मेड कभी इंसान नहीं होता। वो दूसरों की मदद से ही आगे बढ़ता है, कई बार दूसरों को सीढ़ी बनाकर, और कई जी जी बार मतलब दूसरों की सीढ़ी उसे मिल जाती है। जी तो मुझे मेरे बड़े भाई साहब, मेरे बड़े भाई जैसे सरदार कमलजीत सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे लिए तो वो हमेशा रब की तरह रहे हैं। उन्होंने मतलब मेरे टैलेंट को पहचाना जब मैं 1986 में, मतलब करियर तो मैं शुरू कर चुका था, लेकिन उस करियर में क्या थी कि पैसे की भी जरूरत होती थी और सपोर्ट की भी जरूरत होती थी। तो मैं उनके पास काम किया करता था, टेक्निकल जी इंजीनियरिंग का काम करता था। तो वो अपनी मेरी जेब में पैसे भी डाल दिया करते थे, चल भाई तेरी रिहर्सल का टाइम है, चल जा, चलो तेरे प्रोग्राम का टाइम हो गया। अच्छा, जब हम्म। काम में थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ तो अच्छा ये ले, ये गाड़ी ले जा, अच्छा ये ले पेट्रोल तो डलवा ले। मतलब इस तरीके उन्होंने, मतलब मेरे मेरे जो इस करियर रूपी पेड़ में उन्होंने खूब पानी दिया, खाद खाद दी, तो मुझे उन्होंने बड़ा किया। और जी उसके बाद अभी आजकल भी अ, मतलब मेरे दोस्तों में, अब दोस्त कहना वाजिब नहीं होगा, वो भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अ, सरदार गुरदीप सिंह तुली साहब हैं, मेरे दोस्त हैं। कहने को तो मतलब बातें तो हम दोस्तों की तरह ही करते हैं, लेकिन मैं इज्जत उनकी बड़े भाइयों जैसे करता हूँ। जी। मतलब आपको होता है ना, कभी कभी अचानक ही कोई ऐसे देवता लोग मिल जाते हैं हम्म। जो पेंडेमिक में मैं घर पे पड़ा हुआ था। एक मेरे को कुछ ऐसा डिसीज हो गया था कि मैं
बिस्तर से जुड़कर पड़ा हुआ था। उन दिनों उन्होंने फोन करके मुझे कहा और मेरी फाइनेंशियली हेल्प की, क्योंकि पेंडेमिक में आपको पता है कलाकार भी भूखों मरने की नौबत आ गई थी। वो जी हमारे जी। साथ भी ऐसा हुआ, कोई सेविंग तो थी नहीं हमारे पास। तो उन्होंने मतलब हेल्प की। हेल्प कहना तो बड़ी छोटी सी बात होगी, क्योंकि दर्द समझना जो है ना, वो एक बहुत बड़ी बहुत बात। बड़ी चीज है। पैसे से तो कोई भी हेल्प कर सकता है, लेकिन जो दर्द समझेगा तो वो मतलब वो तुली वीर जी ने तो अभी तक भी अभी मेरी हेल्प कर रहे हैं। वो मेरे को हेल्प। हाँ जी, तो वो जी। मेरी अभी तक भी मदद करते हैं। और उन्होंने मुझे कितना सपोर्ट किया कि ये फिल्म बना। ये मैंने कई फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। तो शॉर्ट अच्छा जी। फिल्मों के लिए, हाँ, तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है, पैसे से भी दूसरे तरीके से भी। तो कहाँ भूल सकता है इंसान। मतलब आज की मतलबी दुनिया में भी कहते हैं, मैं तो नहीं कहता मतलबी दुनिया, चलो खैर, लेकिन ऐसे लोग हैं जो बिना हम्म। किसी स्वार्थ के वो हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो है यार कि ऐसे लोग हाँ, तो हैं दुनिया में गुरदीप जी, मिलेंगे। ये तो बातें आपने दिल खोल करके सुनाई है। जी जी। तो फिर भी जीवन के अंदर भले ही कितने ही दुख के क्षण आए, सुकून के पल आए, तो कहीं ना कहीं कुछ प्यार का अंश भी रहा आपकी जिंदगी में, या वो भी फुर हो गया? देखिए, ये जो मसला है, ये जो एक पॉइंट है, प्यार। अब प्यार को आप कई तरीकों में तकसीम कर सकते हैं। जी हाँ। प्यार, प्यार तो प्यार है। अब वो उसकी दिशाएं या धाराएं अलग अलग हो सकती हैं। बिल्कुल। एक प्यार माँ बाप के लिए है, एक प्यार अपना आपका देश के लिए है, सोसाइटी के लिए है, एक माँ बाप के लिए है, भाई बहनों के लिए है, अपने बच्चों के लिए है। और एक प्यार है जो हर एक जवान दिल में पलता है। जवान दिल मीन्स आपकी उम्र ऐसी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिल जवान नहीं, दिल तो जवान ही रहता है जी हमेशा। नहीं, सच्चाई है, और मैं सच्चाई को कबूलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जी। मैं मानता हूँ हर कोई गांधी नहीं बन सकता, लेकिन फिर हम्म। भी सच्चाई को कबूलने में ज्यादा अच्छा है। कम से कम बोझ नहीं रहता आपके मन पे। तो सच्चाई यही है कि हमारा भी दिल जवान है, और इसमें प्यार की कोपलें फूटती हैं। लेकिन बीते समय में ऐसे कुछ हादसे हुए थे कि इन बातों को हम भूल चुके थे, मैं भूल चुका था। मैंने आज फिर याद करवा दी। कह सकते हैं मैं भूल चुका था। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसी दुर्घटना या घटना कह लीजिए हो गई। अब लेकिन क्या है कि अब इसे मैं इस समय अपने जो बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या कहूँ इस वक्त। तो एक ये जो प्यार है ना, ये वाकई इंसान को दूसरी दुनिया में ले जाता है। बिल्कुल वाकई दूसरी दुनिया में ले जाता है, जिस दुनिया में सब अच्छा ही अच्छा लगता है। मतलब बुरे इंसान भी आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं। उनसे भी जिनसे आपको नफरत है, या हम्म। जिनको आप बिल्कुल मतलब अपने हाथों से कत्ल कर देना चाहते हैं, आपको उनसे हम्म। भी मतलब वो नफरत मिट जाती है। प्यार में वाह। वो ताकत। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो ताकत मुझे भी मिली, लेकिन अचानक क्या हुआ मैं
है नहीं सकता। 2 दिन ऐसा रहा और तीसरे दिन खैर चलो, ये दुनिया है, दुनिया में ऐसा ही होता है। तो कुछ आपका ज्यादा ही व्यक्तिगत सवाल पूछ बैठा मैं, लगता है। ओ चलिए। देखिए, मेरा कारण ये था कि क्योंकि ये जो आर्टिस्ट होता है, जी हाँ। स्पष्टीकरण सवाल का पहले देना चाहिए था, मैं बाद में दे देता हूँ। क्योंकि जो कलाकार आदमी होता है, उसके अंदर ये कोपले होनी ही चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि उसको अभिनय भी करना है, अभिनय करवाना भी है, और चेहरे के हाव भाव, आप डायरेक्टर होने के नाते वो सब चाहते हैं कि जी हाँ ये होने चाहिए, इसलिए ये स्वाभाविक से रूप में प्रश्न आ गया। रावत सर से सीनियर पत्रकार ओम पारिक जी भी आपको देख रहे हैं, उन्होंने भी जी राम राम कही है आपको। नमस्कार। नमस्कार हाँ जी। जी, काफी सीनियर है। जो कुछ थोड़े बहुत नाम मेरे सामने, चित्र सामने आ रहे हैं, पहचान पा रहा हूँ, उनके नाम ले पा रहा हूँ। कंप्यूटर तो ये, लैपटॉप तो स्टॉप हो गया मेरा। तो ये आपका था हिसाब किताब। तो अब इसके बाद नहीं, मैं ये आप बताना चाहता था, 1 मिनट सर, मैं ये कहना चाहता था कि आर्टिस्ट अगर है, कोई कलाकार है और वो प्यार करता है, तो वो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता और नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। आ, हो सकता है कई बार कि सामने वाले को लगे कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव असल में नहीं होती हैं। अ, मतलब अपना, मतलब फाइनली नेगेटिव नहीं वो सोचता। जो प्यार करता है वो नेगेटिव नहीं सोचता। वो क्या, वो हाँ, राज कपूर साहब की फिल्म का गाना है ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो वो दिल गाना ही गाता है, वो नेगेटिव नहीं सोचता कभी। नहीं वो अभिनय तो करवा सकता है ना खलनायक से नेगेटिव, क्योंकि आप डायरेक्टर नहीं देखिए, उस वक्त वो किसी और किरदार को जी रहा होता है, तो वो तो जरूरी है ना। क्योंकि हो। किसी भी हाँ, कहानी में जब तक कंफ्लिक्ट नहीं है, उस कहानी का मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन जाती जिंदगी में हम कंफ्लिक्ट रखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को जी, दिखाने के लिए कहानी में कंफ्लिक्ट तो चाहिए ही चाहिए, तभी कहानी का मजा है। जी जी, सही जी कहा सर। आपने। तो अब बेनती ये है कि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अभी तक भी जुड़े हुए हैं। जी कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहें, तो प्लीज वेलकम। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि हर दिल में प्यार होना चाहिए। आप प्यार करो दुनिया को, अपने माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, वो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कई जी। बार होता है कि माँ बाप शायद बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाते हैं, बावजूद इसके माँ बाप तो हमेशा इज्जत के काबिल हैं ही। आप जरूर उनकी इज्जत करें। आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, ये भी देखना जरूरी है। सोसाइटी कह लीजिए, देश कह लीजिए, आप क्या दे रहे हो ये भी देखना जरूरी है। अ, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आजकल टेलीविजन सीरियल्स बन रहे हैं, जिस तरह का फूहड़पन है, अब मतलब वो सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। आप मतलब अच्छे चीजें भी दे सकते हैं जिससे सोसाइटी में सुधार आए, लोगों में सुधार आए। ठीक है, हम लोग फैशन की तरफ जा रहे हैं, वो भी होना चाहिए, नयापन भी होना चाहिए, लेकिन जो फूहड़ता है वो, उसको मनफी करना चाहिए बीच में से। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, हम्म, और जिससे आप दोस्ती करें, प्यार करें, आप जान दे के भी निभाएं। हम्म, क्योंकि क्या होता है कि दोस्ती या प्यार में आपको मान लीजिए, आपको खुद को कोई तकलीफ है, आप अपनी तकलीफ में इतने गमजदा हैं
कि आप सोच ही ना पाए कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, मेरी दोस्ती है जिससे, या मेरी बेटी है, या मेरी माँ है, या बहन है, भाई है, उसको क्या तकलीफ है, तो वो फिर आपका प्यार बेमानी हो जाता है। जी। वो नहीं होना चाहिए। आप उसकी अ, मतलब हम तो ये कहते हैं कि अपने गम को भूल कर आप सामने वाले को देखें, जरूर देखें। जी। इससे क्या होगा कि आपस में प्यार बढ़ेगा। आपस में प्यार बढ़ेगा तो सोसाइटी में प्यार बढ़ेगा। सोसाइटी में प्यार बढ़ेगा तो देश में प्यार बढ़ेगा। और जहां तक हो सके ये हिंदू मुसलमान, ये अम, ये जात है, ये जात है, मतलब इन बातों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु साहिबान ने भी जात पात के भेद को मिटा दिया था। उन्होंने तो बिल्कुल इस बात को माना ही नहीं है, और हमें भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सृष्टि ने जो मानव बनाए हैं तो एक जैसे ही बनाए हैं। अब बिल्कुल। उसमें हमारे धर्म के ठेकेदारों ने, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सभी धर्मों के ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बांट के रख दिया है कि आप ये हैं, आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही सबसे बड़े हैं। अब देखिए ना, इस दुनिया में यहूदी कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, सनातनी कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, और जी। पारसी कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, या दूसरे सभी कहते हैं हम सबसे बड़े हैं। अब ये बड़े तो सभी कहते हैं, लेकिन इंसान कौन है ये कोई नहीं कहता कि हम इंसान हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। बहुत बहुत बढ़िया बात तो कही। एक एक ऐसा अ, धर्म चलाया जाए, धर्म मीन्स मतलब एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए कि जो गर्व से कहे कि हम इंसान हैं, हम बड़े वाह। इंसान हैं। और अगर हम कहेंगे कि हम बड़े इंसान हैं तो हम काम भी अच्छे करेंगे। आपको हम्म। मैं बता रहा हूं कि मैं अगर ये मैंने पगड़ी रखी सिर पे, तो ये पगड़ी, ये सिर्फ पगड़ी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जी हाँ। समाज में आपने सुना होगा, पुराने लोग भी कहते थे, आजकल भी लोग कहते हैं कि लड़कियां जब अ, मतलब सड़क पर निकलती हैं या घर से निकलती हैं, तो उनको माँ बाप कहते भी थे कि अगर रास्ते में कोई मुसीबत आए तो किसी सरदार को देख लेना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वाह। ये जो एक बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मैं रेडी हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर जो भी समझता है वो जरूर सिर पर पगड़ी रखे, वो समाज का ठेकेदार बने। ठेकेदार मीन्स कहने को नहीं, करने करने को। जी तो जी जी। और यही मैं कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से। सहरा गुरदीप सिंह जी, आपने हमारा सहज निमंत्रण स्वीकार करके और रविवार यह सहज चर्चा में आकर के हमें सम्मानित किया, इतनी अपनी अमूल्य धरोहर के साथ। और बड़ी ही अनमोल बातें आपने बताई, और बहुत सारे मित्रों को दुख सुख को आपने साझा किया। निश्चित रूप से क्या है कि सब लोग आपकी इन बातों से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं मैं आपके आपके पूरे परिवार के लिए, आपके पूरे मित्रगण जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार। मैं एक बात कहना अच्छा। चाहता था। हाँ जी, बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। जी, वो ये कि काफी अरसे से आपसे बात हुई थी आज के प्रोग्राम के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मन से विचलित हूँ, मैं आना नहीं चाहता था आज के प्रोग्राम में, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि आज के बाद मैं किसी प्रोग्राम में शायद नहीं आऊँगा, तो आज मैं कम से कम रूबरू हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि अब मेरे लिए ये पर छोटा पर्दा या बड़ा पर्दा अब कोई मायने नहीं रखता है, ना ही जी। स्टेज। मैं चाहता हूँ कि अपने अपने अंदर में ही समा जाऊं, बस ऐसा चाहता हूँ। तो
ये अच्छा हुआ कि आपसे बातचीत हो गई, मैं अपने दोस्तों से रूबरू हुआ, या मुझे वो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया मुझे आने का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नमस्कार, सत हाँ श्री अकाल। जी, सत श्री अकाल जी। डॉक्टर चरणजीत सिंह जी का भी बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बिल्कुल। उन्होंने आपके दर्शन लाभ के लिए एक भूमिका तैयार करके और रूबरू करवाया। सत श्री जी, अकाल। सत श्री अकाल जी।